नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ज्ञान संचार बाई वीएसपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लिए हुए थे समाज का, जो प्रत्येक कक्षा के अंदर, हर क्लास के अंदर यानी 5th to 12th और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें से 2-4 क्वेश्चन अवश्य बन ही जाते हैं। कल हमने समास के ऊपर संक्षिप्त सी बातचीत की थी। आज हम उसी अध्याय को प्रत्येक समास को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, हमारा समास का टॉपिक है समास, और समास हम पढ़ चुके हैं हिंदी व्याकरण के अंदर समास के प्रकार 6 माने जाते हैं। और देखिए, अव्ययी भाव समास, कर्म कोई भी हो सकता है, यानी कि सीरीज कोई भी हो सकता है। आप अव्ययी भाव समास को 1 नंबर पे डाल दें या 6 नंबर पे, 4 नंबर पे, 3 नंबर पे, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। हमें तो बस इनके प्रकारों का एक्सप्लेनेशन चाहिए, चाहे पहले नंबर पे आए चाहे दूसरे नंबर पे आए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास देखिए, यहां से देखिए, अव्यय और अव्यय हम पढ़ चुके हैं। अव्यय क्या क्या होते हैं जिसके अंदर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव ना पड़े, वो अविकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। और होते कौन कौन से हैं? हम शब्द विचार के अंदर जो विकार के आधार पर शब्द के प्रकार उसमें पढ़ रहे थे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 हम पढ़ रहे थे। और इन चारों को मैंने अच्छे से बताया था। ये चारों के चारों क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ये चारों क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। देखिए, अव्यय स्टार्टिंग में क्या है? अव्यय यानी कि जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय। और इसके ऊपर भी हम वार्ता कर चुके हैं। पद के ऊपर पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। देखिए, एक छोटी सी परिभाषा, एक छोटा सा अंतर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। शब्द और पद बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहती है बच्चों को कि सर शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। देखिए, जब 2 वर्ण मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं उसको शब्द कहते हैं, यानी कि 2 वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। और जब ये शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वो शब्द न रह करके क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। वो शब्द न रह करके पद बन जाते हैं। यानी कि जिसका प्रथम पद या पूर्व पद, यानी कि जिस समास का पूर्व पद या प्रथम पद अव्यय उपसर्ग हो तथा प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद या प्रथम पद अव्यय उपसर्ग हो, या तो अव्यय होगा या, चलो या लगा देता हूं मैं,
या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, तथा प्रथम पद क्या होगा, प्रधान होगा। यानी कि प्रथम पद की क्या होगी, प्रधानता होगी। वो कौन सा समास कहलाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, यथा शक्ति। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो यह आ जाएगा शक्ति के अनुसार। देखिए इसमें यथा है, ये पद प्रधान है और ये अव्यय भी है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन शक्ति के अंदर बदलाव हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वचन का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शक्ति को हम शक्तियां लिख सकते हैं। शक्ति एक वचन है और जब इसका बहुवचन हम बनाते हैं तो ये शक्तियां हो जाता है। लेकिन यथा एक अव्यय है, तो हमारा यहां से देखो अव्यय है, और जिसका प्रथम पद अव्यय होता है वो क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। जिसका प्रथम पद उपसर्ग होता है और जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, वो समास कौन सा कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो समास कहलाता है अव्ययीभाव समास कहलाता है। और देखिए आजीवन, आजीवन यानी कि जीवन, जीवन भर। देखिए आ क्या है, उपसर्ग है। आ क्या है, उपसर्ग है। भर पेट, पेट भरकर, यानी भर क्या है, उपसर्ग है। इसी प्रकार इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। यथा अनुसार, यथा शक्ति, यथा बल, आजीवन, उपकृषण, कृष्ण के समीप उपकृषण, आजीवन, आमर। इस प्रकार से इसके सारे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। दोबारा देखिए, अव्ययीभाव समास होता क्या है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो तथा प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो, वो कौन सा समास कहलाता है, वो समास कहलाता है अव्ययीभाव समास कहलाता है। देखिए दूसरा भाग है हमारे पास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले आपको कारक पढ़ने पड़ेंगे, और कारक मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर देता हूं एक बार। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट लगेंगे। ये होता है विभक्ति, ये होता है चिन्ह, और ये होती है, इधर लिखूंगा विभक्ति। जैसे कि हम लिखते हैं कर्ता, ये है हमारा कारक, और इधर लिखूंगा मैं विभक्ति। कर्ता की विभक्ति होती है ने। इसी प्रकार कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, और ये आता है अलग होने में, अलग होने के लिए, संबंध का, के, की, रारेरी भी होता है, लेकिन हमारे तत्पुरुष समास के अंदर ये 4 ही आएंगे। अधिकरण, ये होता है में और पर, और एक आता है संबोधन। संबोधन ये आता है हे और अरे। देखिए ये कारक और ये विभक्तियां
कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होना संबंध काव्य की अधिकरण में पर और संबंध हे। अरे हमें संबंध को इसके अंदर नहीं पढ़ना, क्योंकि ये कर्ता का ही एक भाग माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम इन दोनों को समास की श्रेणी से बाहर करते हैं। कर्ता देखिए यहाँ एक तो से आया है यहाँ और एक से आया है यहाँ, दोनों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सीख लीजिए। यानी कि कर्ण से और अपादान से हम इसकी पहचान कैसे करें। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मैं पेन से लिखता हूं। देखिए यहां भी से है और यहां भी से है। हम इसकी कैसे पहचान करें कि ये कर्ण कारक है या ये अपादान कारक है। हम कैसे पहचान करें कि ये अपादान कारक है या कर्ण कारक है। देखिए जब कोई चीज अलग हो रही है और अलग होने के अंदर से का प्रयोग करते हैं तो वो होता है अपादान, और जब हम से का प्रयोग कर रहे हैं और वो से के माध्यम से हमारा कोई साधन बन रहा है उसके अंदर हम प्रयोग करते हैं कर्ण। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं, किससे लिख रहा हूं, पेन। अब यानी कि लिखने का साधन कौन है, लिखने का साधन है पेन, लिखने का साधन कौन है, पेन। और जब साधन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो आता है कर्ण के अंदर। यानी कि पेड़ से पत्ते, यानी कि पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से अलग हो रहे हैं, पेड़ से विमुख हो रहे हैं। जब विमुख हो रहे हो, जब अलग हो रहे हो और तब से आता है तो वो कहलाता है अपादान कारक कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद या दूसरा पद या द्वितीय पद प्रधान हो तथा, अब आगे ध्यान देखना, शब्दावली का आप शब्दावली को समझने की कोशिश करना। देखिए जिस समास में उत्तर पद या दूसरा पद या द्वितीय पद प्रधान हो तथा कारक विभक्तियों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सारी चीजें लिख करके नहीं बताई जा सकती, इसलिए आप चक्षु और श्रोत्र को खुला रखें, देखते रहें और कानों से अच्छे से सुनते रहें। देखिए जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा कारक विभक्तियों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक विभक्तियों का लोप कब हो, जब हम समस्त पद बनाते हैं तो कारक विभक्तियों का लोप हो, और जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक विभक्तियों का प्रयोग हो, उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। दोबारा सुनिए,
जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा कारक विभक्तियों का लोप हो, यानी कि जब हम समास विग्रह को जब हम समस्त पद बनाते हैं, जब हम समास करते हैं, समस्त पद बनाते समय विभक्तियों का लोप हो, और जब हम समस्त पद का जब समास विग्रह करते हैं तो उस समय विभक्तियों का प्रयोग हो, उस समास को कहते हैं तत्पुरुष समास। उस समास को कहते हैं तत्पुरुष समास। उदाहरण देखिए, कल हम बात कर रहे थे राजपुत्र। जब इसका हम अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा राजा का पुत्र। देखिए ये हमारा समस्त पद है, ये हमारा समास विग्रह है। अब जब हम समास विग्रह हमने किया है तो का विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और ये का विभक्ति कौन से में थी? संबंध में थी। कौन से में थी? संबंध में थी। संबंध में थी इसलिए ये कौन सा समास हुआ? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास हुआ। जब हमने समास विग्रह को जब हमने समस्त पद बनाया, समास विग्रह को जब हमने समस्त पद बनाया तो का विभक्ति का लोप हो गया। का विभक्ति का क्या हो गया? लोप। और लोप होने के बाद क्या बचा? राजपुत्र। और जब हमने समस्त पद से समास विग्रह किया तो हमने का विभक्ति का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि संबंध तत्पुरुष समास था, इसलिए हमने का विभक्ति का प्रयोग किया। और उदाहरण देखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट उदाहरण मैं आपके सामने 2-3 प्रस्तुत कर रहा हूं। हस्तलिखित, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये उदाहरण है। हस्तलिखित, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित, हाथ से लिखित, या इसको हम बना सकते हैं हाथ के द्वारा लिखित। समझने की कोशिश करना। देखिए ये आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये कर्ण तत्पुरुष समास ही है, लेकिन ये आ जाए हाथ से लिखित तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि से तो कर्ण के अंदर भी था और अपादान के अंदर भी था। तो आपको समझना है लिखित है यानी कि लिखा हुआ है किसके द्वारा? हाथ के द्वारा। यानी हाथ क्या है? साधन है किसका? लिखने का। इसलिए ये हाथ से लिखित यानी कि हस्तलिखित कौन सा समास हुआ? कारण तत्पुरुष समास। कारण तत्पुरुष समास हुआ। और देखिए तुलसीकृत यानी कि तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी से कृत, ये भी कौन से समास का उदाहरण है? कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर क्या था? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो या द्वितीय पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो, तथा जब हम समास का समस्त पद बनाते हैं तो कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, और जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। वो समास कहलाता है तत्पुरुष समास।